हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम टॉप जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ये देखने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर योर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करा है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, ये जनरली जो फेमस क्वेश्चंस है, जो फेमस एमसीक्यूज है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी हूँ। तो जनरली एग्जामिनर आपसे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछते ही है। तो याद रखना है, इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से देखना है, हर एक पॉइंट पर कहीं पर भी इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देख लेना है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके बीएचयू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के पेपर जो होता है उसमें आपके जो 40 एमसीक्यूज है, याद रखना है आपको, जो 40 एमसीक्यूज है ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। ओके, 40 एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपकी प्रेपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स जो है हमारे थ्योरी और एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जो कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आपके लिए नोट्स डिजाइन कर रखा है, जिससे कि अगर आप एक बार ये रीड करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। और नोट्स में कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट कर रखी हूँ जो इंटरव्यू के लिए है। सो इंटरव्यू में भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनर, जो कि हमारे नोट्स में कवर है। देन उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो मॉक टेस्ट आपको देखने मिलता है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। एंड देन 1500 प्लस एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीडीएफ। तो ये इस पीडीएफ में हमने एमसीक्यूज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जो है ये भी हमने कवर कर रखे हैं। तो याद रखना है आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमें लगता है हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि एग्जामिनर आपको वहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने इस पीडीएफ में आपके लिए डिजाइन कर रखे हैं। सो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट की हम आपको गारंटी देते हैं और इस कंटेंट से आपको 40 में से 35 क्वेश्चंस, याद रखना है आपको, 35 जो क्वेश्चंस है हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको कंटेंट को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है आपको, इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। तृतीयक स्रोत डाटा का लाभ है। बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी डाटा इज दैट। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि आपके द्वितीयक स्रोत डेटा जो होता है उसका बेनिफिट, उसके फायदे क्या होते हैं। मतलब आपके जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है उसका बेनिफिट क्या होता है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सोर्स डेटा क्या होता है, मतलब आपके द्वितीयक स्रोत डेटा ये होता क्या है। सो याद रखिएगा, रिसर्च में आपके दो टाइप के डेटा होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं। प्राइमरी डेटा वो होता है जो रिसर्चर्स खुद जनरेट करते हैं, उस डेटा को रिसर्चर खुद
डेवलप करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा सोर्स। ऐसा डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू खुद डेटा को जनरेट करते, खुद डेटा जनरेट करते, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मतलब आपका द्वितीयक डेटा क्या होता है, वो डेटा होता है जो पहले से ही उपलब्ध हो, पहले से ही प्रेजेंट हो आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर कोई डेटा को जनरेट नहीं करते हो। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मतलब द्वितीय आपका डेटा क्या होता है जिसमें आपके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन उपलब्ध होती है, जर्नल्स, आर्टिकल्स, पेपर्स वगैरह में पहले से ही आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है आपका जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है इसका बेनिफिट क्या होता है, मतलब आपके द्वितीय स्रोत डेटा होता है इसका फायदे क्या होता है, इसका लाभ क्या है। सो हम एक एक करके सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं आपके सेकेंडरी सोर्स डेटा का बेनिफिट क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, इट इज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, मतलब ये प्रयोजना विशिष्ट होता है। नहीं, आपका जो प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक होगा कि नहीं। मान लीजिए किसी का कुछ और प्रोजेक्ट है, कोई किसी दवाई पर काम कर रहा है, कोई किसी ड्रग्स पर काम कर रहा है, सो उसके वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सेकेंडरी सोर्स मतलब अवेलेबल डेटा होगा उसकी हेल्प लेगा। ऐसा पर्सन जो किसी और टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, कोई हिस्टोरिकल टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, कोई सोशल सर्विसेज पर रिसर्च कर रहा है, सो वो अपने टॉपिक के हिसाब से, वो आपका जो प्रोजेक्ट है उनके हिसाब से वो अपने सेकेंडरी सोर्स डेटा, जो भी सेकेंडरी डेटा होगा, जो भी उस टॉपिक पर पहले से ही रिसर्च की होगी उसका रेफरेंस लेगा वो। जरूरी नहीं आपका जो प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक हो आपका सेकेंडरी डेटा, ये तो सेकेंडरी डेटा का, आपका सेकेंडरी सोर्स डेटा का बेनिफिट नहीं होगा, आपके द्वितीयक स्रोत डेटा का फायदा नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज टाइम बाउंडेड, मतलब यह समय विद्युत होता है। नहीं, यहाँ पर आपके लिए कोई समय का बंदिश नहीं होती है, आपको समय समय होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन उपलब्ध है आपके पास, जो भी आपके वो डेटा है, डेटा ऑलरेडी उपलब्ध है आपके पास। यहाँ पर आपको कोई टाइम नहीं होता कि इतने ही टाइम में आपको डेटा लेना होता है, आप कभी भी ले सकते हो। यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, समय समय ही समय होता है आपके पास। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी दिया गया है ये टोटली इनकरेक्ट है, ये गलत हो जाएगा विकल्प। उसी तरीके से ऑप्शन डी, इट इज इंटरनल डेटा, मतलब ये आंतरिक डेटा होता है। इंटरनल डेटा का मतलब क्या होता है, ये आपका प्राइमरी डेटा के अंडर आता है, मतलब इंटरनल डेटा जो आप खुद जनरेट करते हो उसे हम कहते हैं इंटरनल डेटा, मतलब आंतरिक डाटा। आंतरिक डाटा क्या होता है, जो आप खुद से बनाओगे, ऐसा डेटा जो आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके खुद से बनाओगे उसे हम कहते हैं इंटरनल डेटा, आंतरिक डेटा। सो आपका जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है, आपका द्वितीयक स्रोत डेटा जो होता है, ये आपका आंतरिक डेटा नहीं होता है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। सो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, इट सेव्स इमेंसली टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड टाइम। ये आपका समय भी बचाता है और ये आपका जो कॉस्ट है, मतलब मनी है, उससे भी बचाता है, मतलब आपके जो समय के में भारी बचत करता है। ओके, आपका समय एज वेल एज आपका जो पैसे है वो दोनों भी चीजों को बचाता है। याद रखिएगा सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन को ढूंढना नहीं है, आपके पास टाइम ही टाइम होता है, टाइम भी बच जाता है आपके पास, और कॉस्ट भी, यहाँ पर आपका पैसे भी खर्च नहीं होता है ज्यादा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ये लागत और समय में भारी बचत करता है। इट सेव्स इमेंसली इन टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड टाइम। अगला प्रश्न, a journalist wanted to record the views of the people on the budget near the market. The sampling method that the journalist will use is. बाजार में समीप एक पत्रकार के संघ के बजट पर लोगों के विचार की रिकॉर्ड करना है। पत्रकार कौन सी प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट एक मार्केट प्लेस पर गया है और वहां पर लोगों के ओपिनियन ले रहा है जर्नलिस्ट बजट पर। सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो किस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेगा लोगों के ओपिनियन जानने के लिए। मतलब एक बाजार है, उस बाजार में पत्रकार को कुछ बजट पर लोगों के विचारों को रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पर जो पत्रकार है वो कौन से प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा, हमें इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है।
जैसे कि यहाँ पर रिसर्चर मतलब जब जर्नलिस्ट है ये बजट पर लोगों की ओपिनियन ले रहा है। बजट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए पहले तो। बजट क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट हर ईयर में एक बजट देती है, मतलब कितना पैसे कहाँ स्पेंड होने वाला है, कितना पैसे हेल्थ पर स्पेंड होने वाला है लोगों के, कितने पैसे एजुकेशन पर स्पेंड करा जाएगा। यहाँ पर बजट में ये सारी चीजें डिसाइड होती है। बजट पर लोगों की क्या ओपिनियन है, जैसे हर ईयर हर साल जो है गवर्नमेंट बजट निकालती है। यहाँ पर जर्नलिस्ट को ये पता लगाना है कि जो बजट गवर्नमेंट ने निकाला है उस पर लोगों की क्या राय है, उनके क्या विचार है, उनके क्या ओपिनियन है, कि वो बजट सही है या फिर नहीं सही है। उनके हिसाब से उनकी ओपिनियन जान रहे हैं, उनके विचारों को जान रहे हैं यहाँ पर जर्नलिस्ट। याद रखिएगा जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने मार्केट प्लेस पर गए हैं। जर्नलिस्ट अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट प्लेस पर गए हैं और वहां पर लोगों से बजट की ओपिनियन ले रहे हैं। यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट में गए हैं और वहां पर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से जा रहे हैं जर्नलिस्ट। मतलब यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज करेंगे। याद रखिएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग जिसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन, और कन्वीनियंस को हम और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो लोगों का ओपिनियन जानेंगे बजट पर। मान लीजिए जर्नलिस्ट कोई मार्केट प्लेस पर खड़े हैं, अब जो लोग उनको दिख रहे हैं वो पर्टिकुलर कोई भी लोगों के पास जाएंगे और उनका ओपिनियन लेंगे। अब मान लीजिए इस पर्सन के पास जर्नलिस्ट गए और उनसे ओपिनियन ले रहे। इस पर्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जर्नलिस्ट को, तो कोई दूसरे पर्सन से जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स लेंगे। अगर इसने नहीं दिया तो किसी और पर्सन से और जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स देंगे। मतलब यहाँ पर एक एक्सीडेंट की तरह, मतलब डायरेक्टली जाकर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। यहाँ पर रिसर्चर ने नहीं डिसाइड किया था पहले से कि मैं इस पर्सन को लूंगा। रिसर्चर को तो पता ही नहीं कि मार्केट में कौन से लोग हैं, वो तो डायरेक्टली जा रहे हैं और लोगों से उनका ओपिनियन ले रहे हैं। यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो इस स्टडी को करने के लिए, मतलब बजट पर लोगों के ओपिनियन लेने के लिए कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेंगे, इस प्रतिचयन विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, आप रैंडमली किसी भी लोग को चुन लेते हो। यहाँ पर रिसर्चर को पता नहीं कि कौन से लोग रिस्पॉन्स करेंगे, कौन से लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। रिसर्चर यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग नहीं कर सकते। देन ऑप्शन बी नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग जहां पर रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते, मतलब जहां पर रिसर्चर जजमेंट नहीं लगा सकते कि मुझे इस पर्सन से ही इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मुझे इस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ऐसा नहीं कर सकते रिसर्चर। ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिसर्चर है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, मतलब जो जर्नलिस्ट है ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग मतलब गैर यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग नहीं करेंगे। एंड ऑब्वियसली जजमेंट सैम्पलिंग भी इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन। नेक्स्ट, एक मात्रात्मक अध्ययन की रिपोर्ट में शामिल नहीं होगी। अ रिपोर्ट ऑफ अ क्वांटिटेटिव स्टडी विल नॉट इंक्लूड। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी परफॉर्म कर रहे हो तो आप उस क्वांटिटेटिव स्टडी में कौन सी ऐसी चीज है जिसको रिपोर्ट नहीं करोगे, जिसको इंक्लूड नहीं करोगे। मतलब आप एक मात्रात्मक अध्ययन की रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसमें आप कौन से ऐसे विकल्प है जिसको आप शामिल नहीं करोगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव स्टडी होती क्या है, मतलब आपकी मात्रात्मक अध्ययन होती क्या है। क्वांटिटेटिव स्टडी, तो क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या करते हैं हम, हमारे पास थियोरी अवेलेबल होती है, हमारे पास थियोरी अवेलेबल होती है, हमारे पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस पर हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से फेनोमेना हैपन हो रहा है। सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो। देन एनालिसिस के बाद आप कुछ इंटरप्रेट करते हो, कुछ चीजों को मेजर करोगे। सो बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप नंबर से डील करो, जिसमें आप कोई क्वांटिटी से डील करो, आप चीजों को मेजर करोगे,
आप देखोगे कि जो आपके जो थ्योरी है ये वैलिड है या फिर नहीं, बेसिकली हम यही देखते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी में। जैसे हम क्वालिटेटिव स्टडी में थ्योरी बना लेते हैं, तो उसी थ्योरी का वैलिड करते हैं उसको हम देखते हैं कि वो थ्योरी वैलिड है या फिर नहीं, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट वेज से ऑब्जर्व करेंगे, उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसमें जो भी फेनोमेना हो रहा है, जो भी आपके पास जो भी फेनोमेना अकर हो रहा है, उन सारे चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, जो भी चीजें हैपन हो रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेजर करेंगे। बेसिकली क्वांटिटेटिव है तो मेजरमेंट तो बहुत जरूरी है, आप चीजों को मापते हो क्वांटिटेटिव स्टडी में। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये सही है, आप चीजों को मेजर करते हो, काउंट करते हो। क्वांटिटेटिव है मतलब क्वांटिटी से डील कर रही है, क्वांटिफिएबल डेटा होगा इसमें आपके पास क्वांटिटेटिव स्टडी में, जिसको आप काउंट कर सके। उसी तरीके से आप ये भी बताते हो कि आपकी जो थ्योरी है ये वैलिड है या फिर नहीं, आप वैलिडेशन बताते हो ये कि थ्योरी वैलिड है या नहीं है, हम मान सकते हैं कि नहीं इस थ्योरी को, कि इस थ्योरी सही है या फिर नहीं है। मतलब हम अपने हमारी थ्योरी को प्रूव करते हैं, वो वैलिड बताते हैं कि उसकी मान्यता है या फिर नहीं है। सो वैलिडेशन जो है ये भी क्वांटिटेटिव स्टडी का पार्ट होती है। सो मेजरमेंट ऑब्वियसली होगा, वैलिडेशन भी होता है, रिजल्ट भी होता है, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, हाइपोथेसिस ले डाउन करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, मेजर करेंगे, हर चीज करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम आप इंटरप्रिटेशन देते हो, कुछ कंक्लूजन देते हो, उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है, उसके बेसिस पर आप बताते हो आपके जो भी टेस्ट होते हैं, आपने जो भी परफॉर्म किया होता है, जो भी स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी में, लास्ट में आप रिजल्ट बताते हो कि इससे क्या आपको मिल रहा है, क्या रिजल्ट आपका आ रहा है, क्या आपकी रिजल्ट बता रही है। सो रिजल्ट भी क्वांटिटेटिव स्टडी का पार्ट होती है, ये बहुत जरूरी है। क्वांटिटेटिव स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रिजल्ट, क्योंकि आप रिजल्ट के लिए क्वांटिटेटिव स्टडी परफॉर्म करते हो। तो याद रखिएगा मेजरमेंट, रिजल्ट एंड वैलिडेशन, ये तीनों भी आपके क्वांटिटेटिव स्टडी में इंक्लूड होंगे। और जो इंक्लूड नहीं होता है वो विकल्प है, वो ऑप्शन है आपका कन्फेशन, जिसे हम कहते हैं कबूलना। कन्फेशन क्या होता है, जिसमें आपने कोई गलत कर दिया तो आप कबूलते हो, आपने कुछ जुर्म कर दिया जैसे, तो आप क्या करते हो, उसको कबूलते हो कि मैंने ये गलती करी है, आप बेसिकली आपकी मिस्टेक्स बताते हो। सो क्वांटिटेटिव स्टडी में हम हमारी कोई मिस्टेक्स ने आगे रखते, रिसर्च अपने कोई मिस्टेक्स को नहीं बताते हैं, कुछ कन्फेस नहीं करते। सो कन्फेशन जो है क्वांटिटेटिव स्टडी में इंक्लूड नहीं होता है, ये क्वांटिटेटिव स्टडी का पार्ट नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्फेशन, कबूलना। नेक्स्ट, अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, जो आपकी अन्वेषणात्मक शोध होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जो ऐसा फेनोमेना जो कि वेल डिफाइंड नहीं होता है, जो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, उसको डिफाइन करने के लिए, ऐसा फेनोमेना जो कंफ्यूजिंग फेनोमेना था उसको वेल डिफाइन करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, आपके अन्वेषणात्मक शोध का यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। सो आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसमें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो रेदर देन टेस्टिंग। मतलब आपकी जो परिकल्पना है उसको आप डेवलप करते हो, उसको टेस्ट नहीं करते। मतलब परिकल्पना के परीक्षण के स्थान पर केवल उसका निर्माण करना, उसका सिर्फ निर्माण करते हो आप, उसको उसका परीक्षण नहीं करते, उसका टेस्ट नहीं करते। आप आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करोगे, आप केवल उसका निर्माण करोगे। मतलब आप बताओगे, आपके जो भी अपने जो फेनोमेना है उसको डिफाइन कर लिया, आप बताओगे कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उसको टेस्ट नहीं करोगे। आप आपकी हाइपोथेसिस, आप आपकी परिकल्पना का परीक्षण दूसरी रिसर्च में करते हैं, दूसरी शोध में करते हैं, लेकिन आप आपकी अन्वेषणात्मक शोध में आपकी हाइपोथेसिस मतलब आपकी जो परिकल्पना है उसका परीक्षण नहीं करते, बस आप आपकी परिकल्पना का, आप केवल आपकी परिकल्पना का निर्माण करते हो, मतलब आपके हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो, टेस्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रश्न का जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बचे हुए विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू गिव अ सॉल्यूशन टू एन अर्जेंट इशू और प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज की किसी तत्कालिक समस्या या मुद्दे का
समाधान तलाश करना। नहीं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का ये उद्देश्य नहीं होता है, आपके अन्वेषणात्मक शोध का ये उद्देश्य नहीं होता है कि समाज में किसी तत्काल समस्या का सॉल्व करना, तत्काल समस्या या फिर मुद्दे का समाधान तलाश करना, ये नहीं होता है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। देन विकल्प बी, टू आइडेंटिफाई द पॉलिसी मेकर्स, मतलब नीति निर्माताओं का पहचान करना। पॉलिसी मेकर्स मतलब आप जैसे पॉलिसी बनाते हो, मतलब जिसने मान लीजिए किसी ने बना लिया नाइट स्कूल, तो एक पॉलिसी है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसका पहचान करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं परफॉर्म करते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी अन्वेषणात्मक शोध का यह उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। देन ऑप्शन सी, टू डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब भविष्य की कार्य योजना का निर्णय करना। तो यहाँ पर अन्वेषणात्मक शोध में आप ये नहीं बताते हो कि आप भविष्य में कैसा योजना करोगे, आप भविष्य में क्या डिसाइड करोगे, कैसे एक्शन लोगे, आप ये नहीं बताते हो आपके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। सो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपकी अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य होता है, वो होता है आपकी परिकल्पना का निर्माण करना और आपकी परिकल्पना का परीक्षण करना, मतलब आपके हाइपोथेसिस को डेवलप करना रादर देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नमूने के आकार को बढ़ाने से संभवत इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल इज लाइकली टू। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि अगर आप आपके नमूने के आकार को बढ़ा रहे हो, मतलब आप आपके सैंपल के साइज को इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में आपके जो सैंपलिंग एरर्स है और नॉन सैंपलिंग एरर्स है, मतलब आपकी जो नमूनाकरण त्रुटि है और जो गैर नमूनाकरण त्रुटि है, उन पर कैसा असर होगा। तो याद रखिएगा, आपको सैंपलिंग एरर्स मतलब नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैंपलिंग एरर्स मतलब गैर नमूना त्रुटि, ये होते क्या है टर्म्स, ये पहले इनका मतलब पता होना चाहिए। तो पहले हम सैंपलिंग एरर्स देखते हैं। सैंपलिंग एरर्स की डेफिनेशन होती है आपकी, सैंपलिंग एरर्स की डेफिनेशन हो जाएगी डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक, मतलब पॉपुलेशन से जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है और आपको जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, सैंपल पर आप जैसे स्टडी परफॉर्म करते हैं और उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आप ये माइनस करोगे तो आपका हो जाता है ये सैंपलिंग एरर। अब नॉन सैंपलिंग एरर देखते हैं हम। नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, सैंपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, आपने आपके जो सैंपल्स है उन पर रिसर्च परफॉर्म किया, आपने जो आपके नमूना है नमूनों पर आपने आपके शोध परफॉर्म की, देन उसके बाद उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, मतलब एक जगह आपने उसको टेबल में फिल कर लिया, चार्ट में फिल कर लिया। तो टेबल में उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के टाइम पर और चार्ट में उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है उसी को कहते हैं हम नॉन सैंपलिंग एरर और गैर नमूना त्रुटि। सो आपको याद रखना है सैंपलिंग एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक, और नॉन सैंपलिंग एरर आपको जो सैंपल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, नमूनों से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप जब उसको टेबल या फिर चार्ट में फिल करते हो उस टाइम पर आपसे जो गलतियां हो जाती है उसी को हम कहते हैं गैर नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैंपलिंग एरर्स। अब आपके जो सैंपल के साइज है, सैंपल के साइज मतलब नमूने के जो आकार है उनमें उससे, और सैंपलिंग एरर्स और नॉन सैंपलिंग एरर्स मतलब नमूनाकरण त्रुटि और गैर नमूनाकरण त्रुटि में कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है। तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो सैंपलिंग एरर होती है, सैंपलिंग एरर आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके सैंपल के साइज से, मतलब आपका सैंपल का साइज आप जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आपका कम सैंपलिंग एरर होगा, उतना आपका सैंपलिंग एरर डिक्रीज होता जाएगा। जितना ज्यादा आप सैंपल का साइज रखोगे उतना कम आपका सैंपलिंग एरर होगा। और नॉन सैंपलिंग एरर जो होता है आपका, नॉन सैंपलिंग एरर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके सैंपल के साइज से, मतलब आप जितना आपका सैंपल का साइज ज्यादा रखोगे उतना आपका नॉन सैंपलिंग एरर ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए अपने आपके सैंपल की जो साइज है, आपके जो नमूनों के आकार है उसके बहुत ज्यादा साइज ले लिया उसका, तो आप उस केस में आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो ज्यादा इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए आपको
ज़्यादा टाइम लगेगा, आपके पास ज़्यादा एरर्स जमा होंगे, ज़्यादा आपसे मिस्टेक्स होने के चांस होंगे, तो उस केस में आपका क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर ज़्यादा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आपका सैंपल का साइज होगा, मतलब जितना ज़्यादा आपके नमूने के आकार को आप बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आपके गैर नमूना त्रुटि बढ़ेगी। और जितना ज़्यादा आपका सैंपलिंग का साइज ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा आपके नमूने के आकार ज़्यादा होंगे, नमूने के आकार को आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आपका नमूनाकरण त्रुटि घटेगी। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहला विकल्प, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप आपके सैंपल के साइज को इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हो जाएगा और नॉन सैम्पलिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपके जो नमूनाकरण त्रुटि है ये घटेगी और गैर नमूनाकरण त्रुटि ये बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर आपका जो विकल्प फर्स्ट है, फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि प्रतिदर्श जनसंख्या की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसको कहा जाएगा। If the sample does not represent the population characteristics, it is called. सो इस प्रश्न में हमें एक परिभाषा दी गई है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है और हमें पता लगाना है कि ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होगी, मतलब ये किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी, हमें ये पता लगाना है। सो इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है आपका जो सैंपल है, आपकी जो प्रतिदर्श है, क्या दर्शा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपका जो सैंपल है, सैंपल मतलब आपके जो प्रतिदर्श है, ये आपके पॉपुलेशन को, मतलब की जनसंख्या को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जनसंख्या की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मतलब मान लीजिए आप क्या करते हो, एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को चुन लेते हो और जो कि आपका सैंपल बन जाती है, मतलब जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण आप क्या करते हो, पूरी पॉपुलेशन पर आपकी शोध परफॉर्म नहीं करते हो, आप पॉपुलेशन में से, मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से कुछ सदस्य को चुन लेते हो जो कि आपका नमूना बन जाती है, सैंपल बन जाती है और इस पर आप आपकी शोध परफॉर्म करते हो, रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो आप क्यों इस तरीके से सैंपल लेते हो, ताकि आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सैंपल को रिप्रेजेंट करे। तभी तो आपके जो आप सैंपल पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, आपके नमूनों पर आप जो शोध परफॉर्म करते हो, उससे जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, इससे जो आपको नतीजे मिलेंगे, इस रिजल्ट का आप उपयोग ये सारी पूरी पॉपुलेशन पर करते हैं। इससे जो रिजल्ट मिलते हैं आपको सैंपल से, नमूनों से जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, वो रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो। उसका जो भी आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करोगे। तो इस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, एक दवाई रिसर्चर ने लॉन्च करी, तो पूरी पॉपुलेशन को नहीं दिया जाता है, पहले कुछ लोगों पर टेस्ट करा जाता है। अगर वो सक्सेसफुल साबित होती है तो उसे पूरी पॉपुलेशन पर दिया जाता है। उसी तरीके से अगर आप सैंपल चुन रहे हो, अगर आप आपका प्रतिदर्श चुन रहे हो, अगर आप आपका नमूना चुन रहे हो, तो आपका नमूना ऐसा होना चाहिए कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर ये पूरी पॉपुलेशन को, आपका जो नमूना है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब आपका जो प्रतिदर्श है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो उस केस में उस प्रतिदर्श को और उस सैंपल को, उस नमूने को हम कहेंगे बायस्ड सैंपल। बायस्ड सैंपल मतलब जिसमें पक्षपात हो। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऐसा सैंपल चूज कर रहे हो और ऐसा नमूना ले रहे हो जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। सो इसके जो रिजल्ट मिलेंगे आपको, इसके रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो रिजल्ट रॉन्ग मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आपका झुकाव है, यहाँ पर आप पक्षपात कर रहे हो। सो ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी बायस्ड सैंपल की, जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो उसे हम कहते हैं बायस सैंपल। आपने जो सैंपल लिया है वो एक बायस है, मतलब आपने पक्षपात करा है, यहाँ पर आपका झुकाव है। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बचे हुए विकल्प है, जो गलत ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, उन्हें भी हम देख लेते हैं। रैंडम सैंपलिंग, जिसे हम कहते हैं यादृच्छिक सैंपल, मतलब प्रतिदर्श। सो रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, आपके पॉपुलेशन ऐसी होती है, रिसर्चर ऐसी पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। उसी तरीके से क्लस्टर में भी यही होता है कि आप जो सैंपल चुनते हो, जो नमूना लेते हो, ये आपकी पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड मतलब आपकी समूह प्रतिदर्श और आपकी प्रतिदर्श, ये तीनों भी सैंपल्स में आप जो भी
सैंपल लेते हो, जो भी आप नमूना चूज कर लेते हो, जो भी आपका सैंपल होता है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है बायस सैंपल, पक्षपाती प्रतिदर्श। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न, किसी अध्ययन के तहत जनसंख्या की परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में एक कथन को कहा जाता है। अ स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नीट्यूड, ट्रेंड और बिहेवियर ऑफ अ पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट में हमें जनसंख्या की परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में कुछ बताया गया है। सो उस परिकल्पना को हम क्या कहेंगे, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिए, जब भी एक आपको स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट में आपको ये बताया गया है कि किसी भी पॉपुलेशन के, किसी भी जनसंख्या के परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार, मतलब किसी भी पॉपुलेशन का मैग्नीट्यूड, ट्रेंड या फिर बिहेवियर के बारे में हमें वो स्टेटमेंट बता रहा है, तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होगी, मतलब वर्णनात्मक परिकल्पना होगी। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है वो करेक्ट हो जाएगा। सो आपको जो ये डेफिनेशन दी गई है, ये आपकी जो विकल्प सी है उसकी डेफिनेशन गिवन है इस प्रश्न में। अब जो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन गिवन है, जो आपके गलत विकल्प दिए गए हैं, उसे भी हम एक बारी देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए विकल्प है आपको गिवन है नल हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं शून्य परिकल्पना और नगण्य परिकल्पना भी कहते हैं। सो नल हाइपोथेसिस और शून्य परिकल्पना का मतलब क्या होता है, कौन सी हाइपोथेसिस होती है? ये वो हाइपोथेसिस है जो रिसर्चर अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। जो अपनी हाइपोथेसिस होती है रिसर्चर की, नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर टेस्ट करते हैं और ये बताते हैं कि उनकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर अपनी वो नल हाइपोथेसिस को मतलब या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपके जो चर है, चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन हमें इस डेफिनेशन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा। विकल्प भी आपको गिवन है वैकल्पिक परिकल्पना, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये आपके नल हाइपोथेसिस का उल्टा होती है, मतलब नल हाइपोथेसिस की ये अपोजिट होती है। जैसे नल हाइपोथेसिस बताती है कि आपके चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, उसी तरीके से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताती है कि आपके चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो यहाँ पर हमें चरों के बीच में कोई संबंध से रिलेटेड हमें ये प्रश्न गिवन नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी रिलेशनल हाइपोथेसिस, जैसे हम कहते हैं संबंधप्रक परिकल्पना। और रिलेशनल हाइपोथेसिस बताती है कि आपके जो चर है, चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। लेकिन उसी तरीके से आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है, आपको याद रखना है, ये आपकी नल हाइपोथेसिस की उल्टी होती है। मतलब आपकी जो वैकल्पिक परिकल्पना है ये आपकी नगण्य मतलब शून्य परिकल्पना की उल्टी होती है। लेकिन रिलेशनल हाइपोथेसिस आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसकी उल्टी नहीं होती है, मतलब उसकी अपोजिट नहीं होती है। लेकिन रिलेशनल हाइपोथेसिस बताती है आपके जो चर है, चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। सो हमें संबंध से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न में हमें यह बता रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, वो स्टेटमेंट आपके जनसंख्या के परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में बता रहा है। सो उस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, जिसे हम वर्णनात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी है ये सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।